प्रिय छात्रों, हम लोग आज एंशिएंट इंडिया में एक नया टॉपिक हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता पढ़ने जा रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता एक बहुत ही विस्तृत चैप्टर है, बहुत ही बड़ा है। अगर मेंस के दृष्टिकोण से देखें तो कुल 9 टॉपिक आपको इसमें पढ़ने हैं, लेकिन आपका जो कक्षा है वो प्रारंभिक परीक्षा का है, प्रीलिमिनरी टेस्ट का है। तो हम इस क्लास को प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से ही संचालित करेंगे, क्योंकि अगर मुख्य परीक्षा को के नज़रिए से इसको अगर चलाया जाएगा तो कम से कम 15 दिन लगेंगे आपको इसको ख़त्म करने में। यानी 15 क्लास जो इस सेक्शन के जो क्लास आपको अलाउड है वो महीना में 4 दिन। उस हिसाब से आप सोच लीजिए कि सिर्फ हड़प्पा सभ्यता आपको 6 महीना में कंप्लीट होगा, तो ये मुमकिन नहीं है। इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव टाइप से आपको पढ़ना होगा या समझना होगा। हाँ, इसमें ये ज़रूर करेंगे कि आपको इस ढंग से समझाया जाए कि आप इसमें अगर उससे सब्जेक्टिव टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, यानी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें विषयनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी शामिल होती है, वो पूरा का पूरा सब्जेक्टिव नहीं होता है। उसका हम क्लास में ख्याल रखेंगे कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप देने में सक्षम हैं। ठीक है, तो एक लेंदी टॉपिक्स हैं और आप लोग भी पहले से पढ़े हुए होंगे। तो बहुत सारे शीर्षक हैं इसके, बहुत सारे सेक्शन हैं। हम ग्रेजुअली धीरे धीरे करके सारे सेक्शंस को पूरा करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो है वो इससे संबंधित हुई है कि इस सभ्यता का खोज यहाँ पर खोज का मतलब होगा एक्सकेवेशन। यहाँ पर खोज का अर्थ था इन्वेंशन मत लीजिएगा, बल्कि एक्सकेवेशन लीजिएगा। ऐसा इसलिए कि आज आप हड़प्पा सभ्यता को देखना चाहिए तो पाकिस्तान और भारत के कुछ क्षेत्रों में जाकर करके इसके खंडहरों को देख सकते हैं, या वहाँ से जो वस्तुएं मिली हैं उनको विभिन्न संग्रहालयों में संरक्षित किया गया है। जैसे दिल्ली म्यूजियम में भी बहुत सारे इसके अवशेष हैं, कलकत्ता के म्यूजियम में भी, वहाँ भी जाकर के आप देख सकते हैं। लेकिन 1924 से पहले दुनिया नहीं जानती थी कि हड़प्पा सभ्यता नाम का एक अति प्राचीन सभ्यता इस देश में। 1924 से पहले तक दुनिया यही समझती थी कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता। इसका अर्थ क्या हुआ कि 1924 से पहले हड़प्पा सभ्यता के जितने भग्नावशेष यानी जो उसके स्थापत्य थे वो सब ज़मीन के अंदर दबे हुए। लोगों को पता नहीं था कि ज़मीन के अंदर इतना उन्नत सभ्यता छुपी हुई है। 1924 में दुनिया को पता चला कि हड़प्पा सभ्यता भारत की सर्वप्राचीन सभ्यता है। इसका अर्थ हुआ, इसके मायने ये हुए कि इसको 1924 में खोजा गया, ये विलुप्त था। देखिए, पहले पूरा लेक्चर सुनिए, ठीक है ना। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जब मेरा बात खत्म होता है हम मतलब कुछ नशा वशा करके आपको नहीं पढ़ाते हैं, समझिए, होशो हवास में पढ़ा रहे हैं और सब सेंटेंस हमारा नपा तुला हुआ रहता है। उसमें अगर आपको बहुत लगे कि यहाँ पर गलती है, हम भी इंसान है, गलती हो सकती है, तब आप टोकिए, वरना पहले पूरा लेक्चर सुन लीजिए, तब आपको जो आप संदेह हो रहा है उसका जवाब आपको अंत में मिल जाएगा। ठीक है। तो कला को विज्ञान की तरह हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। कला को विज्ञान की तरह पढ़ने का अर्थ क्या है कि निर्धारित कर लेते हैं कि यही चीज़ सच है, इसके अलावा और कोई सच नहीं है, और जिसको सच मानते हैं उसके लिए अकाट प्रमाण हमारे पास रहता है। ठीक है। जहाँ पर जो बातें कंफ्यूज हैं या विवादित है, दोनों में से कोई, तो हम पहले बोल देंगे कि ये कंफ्यूज सेक्शन है, ये विवादित है, इसके ये टॉपिक्स हैं,
विभिन्न लोगों ने ये बातें कही, तो अलग बात है। लेकिन जो चीज़ निश्चित हो चुका है इतिहास में, इतिहास को उसी दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही आपको पढ़ना है, हमको पढ़ना है। तो लास्ट सेंटेंस ये हमने कहा था कि 1924 से पहले दुनिया को नहीं पता था कि ये भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। 1924 में पहली बार पता चला कि ये भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता। इसका अर्थ ये हुआ कि इसको खोजा गया, इसका पता लगाया। उतना तो छोड़ दीजिए, बहुत सारे ऐसे स्थल हैं, प्राकृतिक स्थल, जो वहाँ पर के लोग रह रहे हैं, उनको पता नहीं है कि कितना महत्वपूर्ण। जैसे उदाहरण के लिए बराबर की पहाड़ी है। बराबर की पहाड़ी में चारों तरफ गांव था, लोग आकर के वहाँ ताश खेलते थे, जुआ खेलते थे, रात भर दिन भर सोए रहते थे, डकैत रहता था उसमें। लेकिन लोगों को नहीं पता था कि बराबर की पहाड़ी के क्या अर्थ है। आप लोग रांची जाते होंगे तो जब से ये धरती बनी है तब से जोन्हा और क्या है उसका वाटरफॉल है, जोन्हा और हुंड्रू, ये वाटरफॉल जो रांची में बहुत ज़माने से है, आबादी अब आदिवासियों की, लेकिन नहीं जानते थे कि ये वाटरफॉल कहलाता है। तो 19वीं सेंचुरी में उसका खोज हुआ कि वो ये वाटरफॉल है, इसका नाम ये है। तो चीज़ें रहती हैं, उसको खोजा जाता है। ये तो ज़मीन के अंदर दबी हुई, यहाँ जो सामने है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसकी खोज हुई है। यहाँ तो ये ज़मीन के अंदर दबा हुआ था, इसको कैसे खोजा गया। तो ये काफ़ी इंटरेस्टेड चीज़ है, इसको आपको जानना है, ठीक है। तो इसकी खोज में सबसे पहला जो नाम आता है वो चार्ल्स मैसन से। चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी इस स्थल का जो था वो निरीक्षण किया, और इसका निरीक्षण करने का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य इसलिए नहीं था कि यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता है, बल्कि ये सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था, वो सिकंदर के युद्ध स्थल के रूप में इसका दौरा किया था। सिकंदर और पोरस के बीच जो लड़ाई हुई है, वो लड़ाई इसी जगह पे, और इसी उद्देश्य से जो है वो उसने दौरा किया कि हमको कुछ मिलेगा, कुछ घोड़े के निशान मिलेंगे, कुछ रथ के निशान मिलेंगे, या कुछ दिन रहा होगा तो कुछ चीज़ों इस्तेमाल किया होगा, उसके निशान मिलेंगे। इस उद्देश्य से उसने इस जगह की, और जिस समय ये यात्रा कर रहा था वो उस जगह का, तो वो जगह मांडगुमरी कहलाता था, आज वो शाहीवाल के नाम से जाना जाता है। तो उसका यात्रा किया, यानी हड़प्पा का। उसके बाद एक और नाम आता है अलेक्जेंडर बर्न्स। अलेक्जेंडर बर्न्स ये भी ब्रिटिश अधिकारी था। इसने 1828 ईस्वी में यहाँ का दौरा किया, और इसका भी जो उद्देश्य था अलेक्जेंडर बर्न्स का, वो मैसन के ही समान, यानी ये भी कुछ विदेशी आक्रमण के खोज के लिए यहाँ आया था। और इस तरीके से इन दोनों को, यानी अलेक्जेंडर बर्न्स को, चार्ल्स मैसन को भग्नावशेष मिले, यानी जमीन के ऊपर ही कुछ प्राचीन अवशेष मिला। तो दृष्टि अगर रहती तो खोज पाता कि हाँ यहाँ पर कुछ प्राचीन सभ्यता है, लेकिन उसकी दृष्टि तो दूसरी थी। उसकी दृष्टि ये नहीं थी कि हम सभ्यता खोजने आए हैं, उसकी दृष्टि थी कि हम युद्ध का मैदान खोजने आए हैं। और सिकंदर इस प्रकार के पत्थरों का इस्तेमाल तो नहीं करता था, इसलिए उसकी दृष्टि ही नहीं गई कि सिकंदर समकालीन था, इसलिए उसने छोड़ दिया। अलेक्जेंडर बर्न्स ने भी यही। उसके बाद एक नाम आता है अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने 2 बार दौरा किया, अलेक्जेंडर कनिंघम।
सबसे पहला दौरा किया 1885 में, और ये इनका अलेक्जेंडर कनिंघम का प्रथम दौरा। कहाँ का? हड़प्पा का। ये सब हड़प्पा का हो रहा है। और यहाँ बहुत सारे पुरावशेष उनको नजर आए। एक पुरावशेष उनको विरशभ का मिला। विरशभ समझते हैं ना? ये विरशभ जो मिला उसको, तो एक मुहर पर मिला, मतलब उनको एक मुहर मिली और उस मुहर पर वृषभ का चित्र बना हुआ था। वो वैचारिक रूप से यहाँ पर डिरेल हो गए। उस वृषभ के मुहर में जो वृषभ था उसका आकलन उन्होंने कहा कि 30-40 साल वर्ष पुराना है, इससे अधिक का नहीं, जबकि ये ईसा पूर्व पहले का था। और फिर इतना उन्होंने कहा कि कुछ है यहाँ, लेकिन ये इतना पुराना होगा ये उनके इमेजिन में नहीं था। अब उसके बाद क्या हुआ, एक नाम आपको मिलता है आगे, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। इनको ब्रंटन बंधु कहा जाता है। जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन ये क्या थे? सिर्फ एक ब्रिटिश अभियंता। क्या थे ये? ब्रिटिश अभियंता, यानी इंजीनियर। इनका जो दायित्व था दोनों बंधुओं का, वो लाहौर से मुल्तान तक रेलवे लाइन बिछाना। ये समय कौन सा है? तो समय है 1856। आपको पता होना चाहिए कि 1853 में भारत में पहली रेल चली थी और ये बंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर से चली थी। दूसरा जो प्रयास हुआ था 54 में, वो रानीगंज से हावड़ा के बीच में हुआ। आज भी आप रानीगंज जाएंगे तो वहाँ का प्लेटफॉर्म जो है ढका हुआ है। इसका राज ये है कि वहाँ पर ब्लॉक था, उसके बाद फिर ट्रेनें इधर नहीं आती। और वहाँ पर गोया किस लिए, और वो ढका किस लिए गया था कि सिर्फ कोयला ढुलाता था वहाँ से रानीगंज से हावड़ा के। तो कोयला जब रखा जाता था तो उड़े नहीं, शहर की तरफ नहीं जाए, तो इसीलिए जो है उसको ढक के रखा जाता था प्लेटफॉर्म को, और वहीं से हावड़ा की तरफ जाता था। ये तीसरी परियोजना थी 56 में, लाहौर से मुल्तान। तो जो इलाका था लाहौर से मुल्तान तक का, तो उसमें रेल ट्रैक बिछाने के लिए पत्थरों की आवश्यकता पड़ती है। अगर तोड़ के उसको मिट्टी में कन्वर्ट किया जाए, वहाँ जिस इलाके में था वहाँ पर्वतों का अभाव था। इन दोनों बंधुओं ने ये कि मोहनजोदाड़ो का जो टीला था, जिसको मुर्दों का टीला कहा जाता था, तो उसके ईंट ऊपर में थे तो बड़े सॉलिड मिले। जैसे झामा ईंट देखते हैं ना, उस तरह का ईंट पत्थर के समान ही होता है, टूटता ही बहुत मुश्किल से है और बड़ा ड्यूरेबल होता है। तो उस टाइप के ईंट का काम चल जाएगा हम लोग को। तो एक तो मोहनजोदाड़ो के ईंट की चोरी पहले से हो रही थी, हड़प्पा के ईंट की चोरी पहले से हो रही थी, और इन लोगों ने भी जो है उसमें से ईंटें निकालना शुरू कर दी। इसीलिए हड़प्पा क्षेत्र में बहुत कम पुरास्थल मिले, क्योंकि चोरों ने और इंजीनियरों ने उसके ईंटों को जो है वो चुरा लिया, खत्म कर दिया। तो इस तरीके से घटना घटी। अब देखिए समय आता है फिर ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, ये फिर दूसरा दौरा इनका होता है। अलेक्जेंडर कनिंघम का 1872 में दूसरा दौरा होता है। कहाँ का? हड़प्पा।
अब ये जो दूसरा दौरा इनका है, तो ये एक सामान्य व्यक्ति के रूप में नहीं है, बल्कि इस समय तक भारत में जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण डिपार्टमेंट की स्थापना हो चुकी है। यानी भारतीय आर्कियोलॉजिकल सर्वे, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको आप ऐसे कह सकते हैं ASI, इसकी स्थापना हो चुकी थी और ये इसके महानिदेशक थे, यानी डायरेक्टर जनरल इसके ASI थे। अब ऐसी परिस्थिति में इनका दौरा काफी महत्वपूर्ण था हड़प्पा के लिए। इस समय इन्होंने आकर करके सिर्फ इतना उद्भेदन किया 1872 में कि प्राचीन अवशेष हैं, प्राचीन अवशेष। अब ये उद्भेदन जब हो गया तो उस समय के बहुत सारे बुद्धिजीवी थे जिन्होंने इस पर काम करना शुरू किया। क्या है वो भी है, सबों ने कहा कि बहुत से बहुत 30-40 साल पुराना यहाँ पर कोई प्राचीन चीज होगा, इससे अधिक नहीं। उसके बाद अगला नाम आता है सर जॉन मार्शल का। सर जॉन मार्शल, इनके अधीन 2 व्यक्ति थे। एक व्यक्ति का नाम था सर दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, और दूसरे व्यक्ति का नाम था, क्या नाम था, राखलदास बनर्जी, राखलदास। तो एक प्लानिंग के तहत, एक प्रोजेक्ट के तहत इन्होंने 1920 में हड़प्पा की खुदाई माने आरंभ, और इन्होंने 1921 में मोहनजोदाड़ो का खुदाई शुरू किया। 21 तक आकर के पता चला कि नहीं, बहुत सामान्य स्थल नहीं है, बहुत प्राचीन। इनको 22 में आके पता चला कि बहुत सामान्य नहीं है, 30-40 साल पुराना नहीं है, बल्कि बहुत अति प्राचीन। तो अब चूंकि ये लोग खोजकर्ता थे, पुरातत्वविद थे, इनका मालिक कौन था, सर जॉन मार्शल। इनके द्वारा जुटाए गए या सौंपे गए रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने घोषणा की। तो जब संतुष्ट हो गए तो अब ये ASI के महानिदेशक थे, ये अलेक्जेंडर के जगह पर बने थे। ये ASI के महानिदेशक 1904 से लेकर के 22 तक रहे, ठीक है। तो 24 में इन्होंने घोषणा की, जो बुलेटिन होता है, सूचना बुलेटिन, उसको जारी किया। बुलेटिन जारी करने का मतलब है कि जो वैश्विक स्तर पे जो इसके जर्नल्स थे, मैगजीन था, उसमें इसको छापा गया कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता है। और तब दुनिया जानी 1924 में कि भारत की प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता नहीं है, बल्कि हड़प्पा सभ्यता है। और इस तरीके से इसकी खोज हुई, इस तरीके से इनका इन्वेशन किया। हम समझते हैं कि आप ये टॉपिक समझ रहे हैं। आप बोलिए सर, आपको जवाब नहीं किया था। 1924 आता है सर क्वेश्चन, आप 21-22 मारते रहिए। निचले स्तर पर 21-22 चलता है, लेकिन टेक्निकली क्वेश्चन अगर कमीशन का राइज करेगा तो आपको फंसा देगा यहाँ पर। हम आपको पूरी बात बताएं, सोर्स पूछिएगा तो जो उपेंद्र सिंह ने लिखा है वो सबसे एंशिएंट का नवीनतम सोर्स है। जो पुराना NCERT है उसके बीच में जितनी पुस्तकें छपी, अभी रिसेंटली जो छपा है 2 साल पहले, तो उसके तहत आपसे बात की जा रही है, बताई जा रही है। तो क्वेश्चन जो राइज होता है वो इसी ढंग से होता है
कि कोई नया चीज़ बाजार में आया, कोई इतिहास में स्थापित हुआ, तो उसी पर से सवाल आप पुराना पढ़ करके जाइए ना, मार के आइएगा 21 पेज। अभी बहुत साहित्य बताएंगे आपको, जितना गेस्ट पेपर टेस्ट पेपर पढ़ कर करके आए हैं वो सब का यहाँ परीक्षण होगा। ठीक है, तो इसको हटाएं, लिखेंगे अब देखिए, एक टॉपिक आपको किया, दूसरा पर आते हैं। दूसरा पर जो टॉपिक है वो नामकरण। नामकरण का समझ रहे हैं ना, कि हड़प्पा सभ्यता का किस तरीके से नाम रखा, मैंने हम लोग जो बोल रहे हैं वो कहाँ तक सही है, क्या बोलना चाहिए। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा परिवर्तन हुआ और ये विवाद का विषय है जो पढ़ाने जा रहे हैं, तो इसको बढ़िया से समझिए। हालांकि छोटा है, लेकिन छोटा होने के बावजूद भी आप इसको समझिए इस बात को, कि इसमें जो पहली बात है ये कि आरंभ में जो इसका नाम रखा गया, आरंभ में तो इसका नामकरण हुआ, यानी नाम रखा गया, वो क्या रखा गया? सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता, आरंभ में इसका नाम यही रखा गया। इसको ये से बोलेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है ना? अब प्रश्न हुआ कि क्यों रखा गया, तो इसका जवाब ये है क्योंकि अधिकांश स्थल सिंधु नदी के तट पर ही पाए, सभी नहीं, सिंधु नदी के या उसके सहायक नदी, दोनों बात है। ठीक है सर, सहायक नदी के तट पर था। तो चूंकि आरंभिक खुदाई जो हुई उसमें से अधिकांश इस सभ्यता के स्थल या तो सिंधु नदी पर या उसकी सहायक नदियां थी उसके तट पर पाए गए, तो इसीलिए इसका नामकरण क्या कर दिया गया? सिंधु घाटी के साथ। सिंधु की सहायक नदियां का नाम आप बता सकते हैं? हम इसलिए पूछ रहे थे आपसे कि आपका निगाह दौड़ जाए कि इन क्षेत्रों में कहाँ कहाँ हड़प्पाई स्थल, और कोई उद्देश्य हमारा नहीं। और ये तो आप सिंधु नदी के बाएं तट के सहायक नदियां बोल, कौन बोली तो बड़ा प्लेस, दाएं तट से कौन कौन नदियां सिंधु नदी में आके मिलती हैं? हाँ, वेरी गुड। तो ये है आपकी बात को नहीं सुन पा रहे हैं सर। आपने कहा ना कि 24 में को जो कहा, हाँ, नेट के करने दीजिए, उसे तो मतलब नेट का गुलाम है। हम जो पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप हमसे बात कीजिए ना। आपको नेट पर तो एडिट का ऑप्शन रहता है सर, ठीक है ना, उसमें आप भी जाकर किसी के भी इंसाइक्लोपीडिया को आप चेंज कर सकते हैं, उसका कोई भरोसा नहीं। फिर जो डाला गया वो अपडेट किया गया कि नहीं, ये एक बात है। तो हम तो आपको पढ़ा दिया पहले 21, 22, 24 सब डेट, और वो किस तरीके से था, तो इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन तो नहीं हो सकता है। अगर उसमें ये लिखा हुआ है कि नहीं 24 करना गलत होगा,
तब आप हमको बोल सकते हैं। हम तो खुद कह रहे हो, आप तो 21 बोल रहे हैं, हम तो 20 से शुरू किए। एक्सकेवेशन 20 से हुआ। फंडामेंटल सर क्या मारेंगे 20 और 24? देखिए, कलर का इम्तहान दीजिएगा ना तो 21 मारिएगा, और ऑफिसर वाला इम्तहान दीजिएगा तो 24 मारिएगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा सर? ये आप देने जाइएगा तो आपके पास रहेगा ना कि कौन सा एग्जाम देने आए हैं। चेंज जो हुआ 24 आया बता रहा है तब हाँ। मतलब कि कब 2 साल तक। हाँ, अब बोलिए कल तो हम नहीं आएंगे, फिर अगले सोमवार को आएंगे तो आपको बुक ला के दिखला देंगे। क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता रहेगा तो हड़प्पा रहेगा। इसका जवाब अब मिलेगा। हड़प्पा सभ्यता का अर्थ दूसरा होगा, और हड़प्पा सिर्फ कहेंगे तो दूसरा होगा। हड़प्पा सिर्फ कहते हैं इसका मतलब किसी स्थल के बारे में आप बोल रहे हैं, और हड़प्पा सभ्यता अगर आप बोलते हैं तो इसका मतलब कि पूरा 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। हाँ सर, ये डिपेंड करता है किस प्रकार का एग्जाम आप दे रहे हैं। अगर नीचे स्तर का एग्जाम दे रहे हैं तो आप 21 मारेंगे, अगर आप हाई लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो आप 24 मारेंगे। हम टेस्ट लेंगे सर, उसमें सब क्लियर होगा। आप एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़ते? हाँ, तो डिक्लेरेशन देखिए, अभी आपको बताया तो आप नहीं समझ पाए। डिक्लेरेशन का ना मीनिंग होता है, आप एग्जाम दे दिए तो जब रिजल्ट निकलेगा तब ना आप वैलिडिटी लेंगे कि हाँ हम ग्रेजुएट हो गए या मैट्रिक पास कर लिए। एग्जाम देने के बाद जो है वो आप बोलिए कि मैट्रिक कर लियो, ऐसा होता है क्या? तो एक्सकेवेशन हो रहा है, उसका सर्च होगा, उसके एक्सपर्ट लोग देखेंगे कि हाँ क्या है, कितना साल पुराना है, क्या क्या चीज़ है, उसके सारे डिटेल्स होंगे, तब डिक्लेरेशन होगा उसका कि हाँ ये 30 साल पुराना है, इसको ये कहा जा सकता है। बोलिए सही सर अपने आगे क्या चीज़? 24 का प्लेट 124। हाँ, 24 का प्लेट तो आप झूठ मूठ कर मेरा समय बर्बाद कीजिए। सर ये इस तरह से क्लास थोड़ी चलता है। आप जिस आदमी से पढ़ रहे हैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, इसको आप मान के चलिए। हम आपसे बहुत क्लोज रहते हैं, हंस के पढ़ाते हैं, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आई एम वेरी सिंपल मैन। सर आप प्लेट टिकट कब आ रहे हैं सर? बस हो गया, इतना में कंप्लीट कर लेते कि नहीं? उसको कड़ी मारा पीछे से। तो ये हो गया सर। देखिए, रिदम जिनमें क्वेश्चन हो कीजिए, हम कभी नहीं बोलेंगे आप इस तरह से बेकार की बात है। अब देखिए साहब, आरंभ। अब देखिए कि स्वतंत्रता के बाद क्या चीज? स्वतंत्रता के बाद ये नामकरण चेंज कर दिया। अब सबसे एप्रोप्रिएट नामकरण जो रखा गया वो था हड़प्पा सभ्यता। क्या रखा गया? हड़प्पा सभ्यता, यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है? क्यों? क्या वजह ये हड़प्पा सिविलाइजेशन रखा है? हाँ ठीक है, तो उसको ऐसे कुछ समझिए, इसलिए रखा गया क्योंकि अब यानी आजादी के बाद ये देखा गया कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था वो अधिकांशतः गैर सैंधव क्षेत्र में, मतलब समझे, अदाई से पहले तक सिंधु नदी और उसकी सहायक घाटियों के इर्द गिर्द ही खोज हुई थी। ठीक है, तो ये सैंधव क्षेत्र था, इसीलिए तो सिंधु घाटी की सभ्यता का है। लेकिन आज़ादी के बाद जब खुदाइयाँ होना शुरू हुई और जितना चीज़ मिला
तो पता चला कि ये सभ्यता सिर्फ सैंधव क्षेत्र में थोड़ी है, ये तो अफगानिस्तान में भी है, पंजाब में भी है, पाकिस्तान पंजाब और भारतीय पंजाब दोनों में, यहाँ तक कि हरियाणा में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में। तो अधिकांश हड़प्पाई स्थल जो है वो गैर सैंधव क्षेत्र। अब आजादी के बाद ये डेटा सामने आया, तब सिंधु घाटी सभ्यता नामकरण अनुपयुक्त हो गया। जिस आधार पर तो क्या किया जाए, तो इतिहास का एक नियम है वैश्विक स्तर पर कि कोई भी सभ्यता का नामकरण करना हो तो जहां वो पहले खोजी गई, जिस जगह पर, चाहे वो कितना गैर महत्वपूर्ण जगह क्यों ना हो, उसका नामकरण उसी जगह के आधार पर किया जाए। चूंकि इस सभ्यता की पहली खुदाई हड़प्पा में हुई थी, इसीलिए इस सभ्यता को क्या कहा गया, हड़प्पा सभ्यता। तो इस कारण से ये जो कारण था, नामकरण में प्रथम उत्खनन को श्रेष्ठता दी, प्रथम उत्खनन को प्रायोरिटी दी गई, श्रेष्ठता दी। चूंकि हड़प्पा में हुआ था इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा। क्लियर? तो अभी के डेट में, यानी आज जिस जगह पर खड़े वो यहीं तक मामला पैक हो जाता है। सबसे उपयुक्त नाम तो हड़प्पा सभ्यता। लेकिन 2014 के बाद एक नया नामकरण उभर करके सामने आया, तो अब उस परीक्षा में हो सकता है कि आपको उससे प्रश्न पूछा जाए। अब इसमें विवाद है, बहुत सारे इतिहासकार नहीं मान रहे हैं, बहुत सारे मान रहे हैं। तो ये हमारे बस की तो बात नहीं है कि हम आपको बोले कि इसी को मानिए। मेरा काम यहाँ पर है सिर्फ समझा देना। अब एग्जामिनर किसको सही मानेगा ये उस पर डिपेंड है। अगर वो एग्जामिनर वामपंथी है तो बोलेगा हम हड़प्पा को मानेंगे, अगर वो दक्षिणपंथी है तो बोलेगा तीसरा वाला जो सर बताया उसको हम मानेंगे। तो ये आपके लक पे डिपेंड है, या दूसरे शब्दों में कहिए कि और समय आगे जाके हो सकता है कि इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। अब वो नामकरण क्या है वो सुन लीजिए। उसके बाद 21वीं सदी में अब इसका नामकरण एक उभर कर गया है सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्या चीज? सिंधु सरस्वती सभ्यता। अब क्यों भाई ऐसा क्यों कहा गया? इसका क्यों का जवाब यह है, अभी तक लगभग मान लीजिए कि 1500 स्थल ज्ञात पता है, ठीक है ना, कितना हड़प्पाई स्थल। इसमें से लगभग यहाँ इसमें देखना पड़ेगा आपको, एग्जैक्ट हम नहीं बता रहे हैं, 600 स्थल जो है वो पाकिस्तान में, और 900 लगभग स्थल जो हैं वो भारत में। यानी जिस समय खोजा गया था उस समय अधिकांश स्थल पाकिस्तान में, इसलिए सोच का ढंग अलग था। अब अधिकांश स्थल कहाँ है? भारत में। और भारत में भी कहाँ पर? तो भारत में घग्गर यानी सरस्वती नदी के चारों। इसी कारण से इतिहासकारों का एक वर्ग, खासतौर से दक्षिणपंथी इतिहासकारों का वर्ग ये मान कह रहा है कि अब हड़प्पा सभ्यता नहीं किया कहा जाए बल्कि सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो जो नया टेक्स्ट एनसीईआरटी का लिखा जा रहा है उसमें आपको हड़प्पा सभ्यता हेडिंग नहीं रहेगा, सिंधु सरस्वती सभ्यता हेडिंग। तो जब एनसीईआरटी में हेडिंग आ जाएगा तब सबसे उपयुक्त नाम कौन होगा? सिंधु सरस्वती। समझे सर?
अब इसमें मेरा हाथ तो बंद गया, हम जितनी बातें थी हम बता दिए, आप क्या कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा। व्यक्तिगत रूप से हमसे पूछेगा तो हम बोलेंगे कि पास करने का अगर नियत है तो सिंधु सरस्वती संस्था मान लीजिए। आप तो हिस्टोरियन नहीं है, आपको तो एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है ना। क्या बात है, बोलिए, इतना तजस्सुस की निगाह से क्यों देख रहे हैं? तो एक बार दो। अब तीसरा जो टॉपिक है जो पढ़ाया जा सकता है हड़प्पा सभ्यता में, वो है साहब विस्तार। क्या चीज? विस्तार, एक्सपेंस, कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक है। तो अभी तक टिल नाउ तक जो इसका क्षेत्रफल मिला है हम लोगों को, वो कुल क्षेत्रफल इसका इस सभ्यता का जो है वो 12,99,000 वर्ग किलोमीटर या 600 कर 600 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगर इसका सम्मिलित क्षेत्र को देखें, इतना बड़ा क्षेत्र किन किन क्षेत्रों में सम्मिलित है अभी के समय, तो पश्चिम से आइए, तो पश्चिम में सबसे पहले अफगानिस्तान में स्थल मिला है इसका, उसके बाद बलूचिस्तान में भी मिला है इसका स्थल, उसके बाद सिंध में मिला है। सर यहाँ 12,966 लिखा हुआ है। हैं? यहाँ 12,966 लिखा हुआ है। 12,966 ना, देखने दीजिए, ऐसा हम किसी के आपत्ति को यूं ही तिलागी नहीं दे सकते। ये सर मिस प्रिंटिंग है सर, ये जो है ना मिस प्रिंटिंग। और दूसरी बात ये है मिस प्रिंटिंग, और आपको यहाँ होगा तो यही दिखा देंगे। अब देखिए सिंध के बाद क्या है, पंजाब है ना। ये पंजाब में भारत और पाकिस्तान दोनों शामिल हैं, ठीक है। यानी पंजाब जिस समय था तो उस वक्त एक था, अब ये डिवाइड हो गया किसमें, भारत और पाकिस्तान में। तो पाकिस्तानी पंजाब में भी हड़प्पाई स्थल है और भारतीय क्षेत्र में भी हड़प्पाई स्थल है। उसके बाद आ जाइए, हरियाणा में है, उसके बाद कहाँ है, तो गुजरात में है, उसके बाद कहाँ है, तो राजस्थान में है, उसके बाद कहाँ है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, कहाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अब देखिए कहने के लिए महाराष्ट्र भी कह दिया जाता है, लेकिन वो डिस्प्यूटेड है, यानी वो एक्चुअली में जो है वो ताम्रपाषाणी का स्थल है। कुछ कांस्य युगीन चीजें मिली हैं जिसके आधार पर कहा जाता है कि ये भी हड़प्पाई स्थल है। तो अभी अंडर कंसिडरेशन है, इसलिए उसको महाराष्ट्र को इसमें अभी ना माना जाए तो ठीक है। तो ये हो गया भौगोलिक विस्तार, यानी कुल क्षेत्रफल, और उसके बाद आपका सम्मिलित क्षेत्र उसमें कौन कौन है। इसमें है
दिशात्मक विस्तार। दिशात्मक विस्तार का मतलब हुआ कि जो डायरेक्शनल एक्सपेंशन है तो वो बिंदु बताया जाता है कि सबसे वेस्ट कौन है, सबसे ईस्ट कौन है, सबसे नॉर्थ कौन है, कि सबसे साउथ कौन है। ठीक है, तो इस क्रम में जो है वो पहला हम सबसे पश्चिमतम बिंदु लेते हैं। पश्चिमतम बिंदु का वेस्टर्न पॉइंट कौन है? वेस्टर्न पॉइंट किससे बोलिए तो? सुत्का गेंडोर, सुत्कांडवो, सुत्का गेंडोर, आप जो बोलते हो यही है। अब सबसे ज्यादा पूर्वोत्तर, सर्वाधिक पूर्वोत्तर, उत्तर प्रदेश, पूर्वी बिंदु, यानी जो ईस्टर्न पॉइंट है कौन है? हुलास भी ले सकते आलम गीत को आप सही बोल रहे हैं, ब्रैकेट में हम हुलास नहीं देते। समझिए, हो सकता है कि ये नवीन उत्खनित स्थल है, इसी के पास में थोड़ा तिरछा है तो हो सकता है ये हुलासगंज, ये मत समझिए जहानाबाद है, ठीक है ना, ये हुलास उत्तर प्रदेश में। उसके बाद उत्तरतम बिंदु यानी नॉर्दर्न पॉइंट कौन हो? मांडा। सब तो आता ही है, कहना पड़ा वो इसीलिए उसके बाद उत्तर का दक्षिणतम बिंदु यानी साउथर्न पॉइंट इस सभ्यता का कहाँ है? पहले भगत राव माना जाता है जो गुजरात में था, ठीक है। अब दैमाबाद माना जाता है। हम दोनों इसलिए लिख दे रहे हैं कि कुछ हिस्टोरियन अभी दैमाबाद को नहीं मानते, ठीक है, जो नहीं मानते वो भगत राव मानेंगे, और कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि हाँ दैमाबाद को माना जाना चाहिए। दो ही समान मिला कि नहीं, ठीक है। अब देखिए इन विस्तार के बीच चारों बिंदुओं के बीच दूरी, 4 बिंदु आपको बताया ना, 4 बिंदुओं के मध्य कितना डिस्टेंस है? एक तो डिस्टेंस ये बताया, दूसरा डिस्टेंस ये बताया जा रहा है। इसके लिए आप एक डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। ये कौन हो गया? नॉर्थ हो गया, ये कौन हो गया? साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो यहाँ हो गया सुत्का गेंडोर, जो लिंक यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो है ना 1600 किलोमीटर, कितना? ठीक है। और ये जो है 1400 किलोमीटर है, यानी नॉर्थ से साउथ। तो विस्तार में, एक्सपेंशन में इतना डेटा आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसको बोलिए तो मिटाते, लिखना है तो लिखिए, नहीं तो आगे बढ़ते। आगे बढ़ो, नहीं कुछ लिख रहे हैं।
हैं? आप सवाल तुम्हारा चाहते हैं? हाँ? नहीं समझिएगा, पानी हम हो गया। अब देखिए ये हो गया। अब अगला चीज जो हमें हड़प्पा सभ्यता में बताना है वो है, बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है, वो है तीर्थी। क्या है? नहीं, तिथि गलत होगा। तिथि की जगह पर अच्छा शब्द होगा काल। क्या होगा? देखिए ये भी काफी विवादित है, इसका पीरियड भी जो है काफी विवादित है। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे से पढ़ें। बहुत सारे लोगों ने, हिस्टोरियन ने इस पर अलग अलग नाम दिया है, मत दिया है अपना, तो हम उसके आधार पर जो है हम बात करेंगे और कंक्लूजन में पहुंचेंगे। उसमें सबसे पहला जो नाम है सर मार्टिमर व्हीलर। ये आरंभिक खोजकर्ताओं में से और सबसे पहला जो डेट बताया, पीरियड बताया, इन्होंने ही बताया। इनके द्वारा जो पीरियड बताया गया वो 3250 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। उन्होंने कहा कि यही पीरियड जो है सर्वमान्य। अब उसके बाद दूसरा जो नाम आता है वो सर जॉन मार्शल। किनका आता है? सर जॉन मार्शल का। इन्होंने कहा कि इसका संपूर्ण काल 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व। और भी बहुत सारे पुरातत्ववेत्ता हैं जिन्होंने इस पर मत दिया है, लेकिन सभी प्रश्न नहीं आते हैं, जो आते हैं उसी पर से बताया जा रहा है। वर्तमान समय में ये दोनों जो मत है ना वो अमान्य, यानी अनएक्सेप्टेड। इसको इतिहासकार या पुरातत्ववेत्ता स्वीकार नहीं। इसके बाद बहुत सारा पंक्तियां अपनाई गई हैं। उसमें C14 जो पद्धति है, इसके द्वारा तिथि निर्धारण किया। तिथि का मतलब काल है ना, काल निर्धारण। और इसके तहत हड़प्पा सभ्यता के कुल 3 चरण, जिसको आप काल भी कह सकते हैं, वो निर्धारित किए। और वो कैसे? तो एक को कहा गया पूर्व हड़प्पा सभ्यता। ठीक है ना? यानी हड़प्पा सभ्यता के पहले की हड़प्पा सभ्यता। दूसरा कहा गया विकसित
हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। और तीसरा कहा गया उत्तर हड़प्पा सभ्यता। क्या कहा गया? उत्तर, ये 3 भाग में बांटा गया और फिर सबका अलग अलग जो है तिथि बताई गई। कहा गया कि ये जो पूर्व हड़प्पा सभ्यता था ये 3250 से लेकर के 2600 ईसा पूर्व तक, ठीक है, जो विकसित सभ्यता था वो 2600 ईसा पूर्व से लेकर करके 1900 ईसा पूर्व तक। और इसमें कहा गया कि 1900 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व। तो ऐसी स्थिति में हड़प्पा सभ्यता का पीरियड क्या हुआ? तो हड़प्पा सभ्यता का पीरियड आपको होगा ये वाला, यानी 2600 से लेकर के 1900। ये किसके तहत? तो रेडियो डेटिंग सिस्टम्स के तहत, यानी C14 के तहत। अभी अगर आप लोग मेंस दीजिएगा तो इस पर नया रिसर्च आया है तिथि निर्धारण का, तो उसमें 9 तरीके हैं जिससे आप तिथियों का निर्धारण कर सकते हैं। और एकदम साइंटिफिकली आप कोई भी चीज़ एकदम मतलब ये तो हुआ कि सन ईस्वी पर बात की, अब है कि आप एकदम वो डेट बता सकते हैं कि इस डेट को ये घटना घटी। तो वो उपेंद्र सिंह में सारी चीज़ें उसमें है, डिटेल से, तो वो इस क्लास में संभव नहीं है कि बताना। और वो जो मेंस में है, मेंस में वही सब सेक्शन से क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। हाँ, ऑप्शनल जिनका है उनके लिए जरूरी है। यहाँ पर तो पीटी के लिए है, तो सबके डिफरेंट सब्जेक्ट्स इसको उसी तक लिमिट रख रहे हैं पढ़ाने। ये हो गया है। अब देखिए विस्तार हो गया, एक्सपेंशन हो गया है, क्या बोल रहे हैं? हाँ, कार्य भी हो गया। सोच रहे हैं कुछ छूटे नहीं, इसलिए क्वेश्चंस कहाँ से इस ढंग से पढ़ाया गया कि मेरा पढ़ाया, मैं आपकी नहीं बोली कि देखिए आप पढ़ाए थे, इसमें से क्वेश्चन दूसरा आ गया। तो इसको दृष्टिगत रख करके ही आपसे बात कर रहे हैं। अब देखिए साहब, ये जिस चीज के लिए जाना जाता है कौन? हड़प्पा सभ्यता। उसके पहले एक और के इसका युग समझते हैं? युग का यहां पर मतलब है धातु, ठीक है, यानी इसका युग क्या था, अर्थात किस धातु का युग। तो पट से बता दीजिए क्या है ना, तो अच्छा किए, बहुत आराम से बता दिए। यही सबसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हम भी आपके समर्थक हैं कि इसका जो युग था वो ये खास युग इन सभ्यता है ना। आप लोगों को मजा आ रहा है या समझ आ रहा है कि नहीं? बोर नहीं ना हो रहे हैं? अगर बोर होगा तो फिर दूसरे ढंग से पढ़ाना शुरू कर देंगे कि लाएंगे बड़का बड़का पोथी बोलेंगे सब लिखते। आमतौर पर लड़का उसी से खुश होता है। आप लोग जिस दिन बोलिए कि वैसे पढ़ाइए, उसको तैयार है, वो हमारे लिए बहुत आसान हो। फिर हमको घर पर पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर अपना आएंगे, जिस समय सो के उठे उस समय पहुँच गए, हाँ चलो जी। ये जो स्टाइल है ना, ये बहुत उबाऊ है, बहुत खराब आपके लिए भी, हमारे लिए भी। आपको भी बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि कहाँ से इसको अटैच करें, कहाँ से क्या करें। तो इसलिए जब भी आपको ऐसा लगे तो बोल दीजिए। तो
कांस्य युग इन ब्रोंज एज एक लाइन में पढ़ लेते हैं। तो इसका अर्थ ये ना हुआ सर कि इस काल में कांसे का प्रयोग बहुत हुआ होगा, इस युग में कांसे का प्रयोग नहीं हुआ, बहुत नहीं हुआ, तो फिर कांस्य युग कहना बेकार होगा, क्यों नहीं? जब कांसे का प्रयोग बहुत ज्यादा नहीं हुआ तो हम ऐसी परिस्थिति में इसको कांस्य युग क्यों कहें? बोलिए। जैसे ऐसे कहिए कि आपका मकान है, हरा रंग का पेंट किया हुआ है और उसका बॉर्डर जो है पीला पीला रंग का दिया हुआ है। कोई आदमी से पूछे कि मकान किस कलर का है तो बोल देगा पीला है भाई। ये तो सीधा सीधी 2 और 2 4 की तरह जवाब है। तो ब्रॉन्ज एज बोला जाता है, कांस्य युग बोला जाता है, इसका अर्थ तो हम सीधा साधा यही समझते हैं कि यहाँ कांसे का प्रयोग ज्यादा होता होगा। आपकी क्या विचार है? हम बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? सही है ना? चलिए आपको चाय पिलाएंगे, इनको भगाते रहो। आप लोग सब सहमत है ना कि सर सही बोल रहे हैं? कम से कम आप लोग तो साथ दीजिए। बोलिए ना साहब, अरे बोल दी कहानी खत्म हो, फिर हमको आगे नया नया बात बताना पड़ेगा। जी अच्छा, तांबा भी बनाने जाते जानते, पत्थर के भी और जानते, बहुत प्रॉब्लम है। और जब तक इस ढंग से नहीं पढ़ा जा समझा जाए तब तक पढ़ाई नहीं, उद्दंड विद्या है। और ऐसे अगर पढ़ लिए बहस कर करके तो फिर कभी रटने की जरूरत नहीं। इसी में से वो एक्सप्लेनेटरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालता है, जो यहाँ पर रोक करके आपको झंझोड़ रहे हैं ना, यही सब जगह। तो चलिए आप बता दीजिए कि, चलिए आप ही बोलिए कि कांस्य युग क्यों बोला जाता है? बोलिए सर। बहुत जगहों पे टीचर स्टूडेंट से भागते हैं, यहाँ हम ही से स्टूडेंट भागता है, तो उल्टा गंगा नदी बह रही। आप ऑप्शनल में आप तो कुछ बताइए, इसी बता दीजिए। आपका उर्दू है, आपका उर्दू है, एक शेर का जरा बोलिए तो। नहीं बताते हैं आपको कि वो खिज़ां की जर्द सी शाम में, वो खिज़ां की जर्द सी शाम में जो उदास पेड़ के पास, ये तेरी घरों की बहार है, इसे आंसुओं से हरा, जो गले मिलोगे तपाक से कोई हाथ भी न मिलाएगा, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से। मुझे इस तरह सी लगती है ये मोहब्बत की, जो सुना नहीं वो कहा करो, जो कहा नहीं वो सुना, यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा, वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुप जरा हुस्न पर्दा नसीब भी हो, जरा आशिकाना लिबास भी, जो मैं बन सवर के कहीं चलूं, मेरे साथ तुम भी चला। चलिए छोड़िए, हटाइए, आप बोल दीजिए किनका। चलिए मेरा टाइम वेस्ट किए हुए इस पर आते हैं। देखिए साहब, क्यों बोला जाता है? पहली बात कि इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली धातु कौन है? सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली धातु बताइए तो। गुड, यही से जवाब निकले। धातु जो थी वो तांबा था, यानी कॉपर, कॉपर। ऐसी परिस्थिति में इसको कांस्य युग क्यों कहा गया?
नियम तो तांबा युग कहा जाना चाहिए। तो कांस युग कहने के पीछे जो काउज है कि कांसा जो था वो तांबे से अधिक लचीला और सख्त, लचीला प्लस कड़ा, और इस कारण से जो कांसा था वो तांबा से श्रेष्ठ। श्रेष्ठ किस हेतु? विकास के लिए। विकास की गति रुकी हुई थी, लेकिन कांसे का इस्तेमाल होने लगा तो डेवलपमेंट तीव्र हो। ठीक है, तो चूंकि विकास का आधार, अब यहां से देखिए मैथमेटिकल जवाब, विकास का आधार जो हड़प्पा सभ्यता का वो तांबा नहीं था। इसके पहले भी तो था ही नहीं, लोग तो जीवित थे, खेती कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन नगरीकृत क्यों नहीं हो पाए? नगरीकृत इसलिए नहीं हो पाए थे कि उनके पास तांबा था, जैसे ही कांसा आया तो वो जो है वो विकास करने लगे, नगरीकृत हो गए। तो इस तरीके से कांस युग के दो आधार, कांस युग कहने के दो आधार, पहला कि प्रथम बार प्रयुक्त हुआ, इस कारण कांसा कोई भी धातु कितना भी कम प्रयुक्त हो, प्रथम बार जो होगा वो युग वही हो जाएगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले प्रयोग हुआ पत्थर तो पाषाण युग हो गया, उसके बाद पत्थर के साथ साथ हो गया तांबा तो ताम्र पाषाण युग हो गया, चालकोलिथिक एज हो गया, उसके बाद हो गया कांसा तो कांस युग आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि पत्थर और तांबा इस्तेमाल नहीं हो रहा, पत्थर और तांबा भी इस्तेमाल हो रहा है, साथ साथ कांसा भी इस्तेमाल हो रहा है। अब उसके बाद 1500 और 1000 में पहुंचते पहुंचते लोहा आ गया, तो फिर वहां से लौह युग शुरू हो गया। अब इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि तांबा, कांसा और पत्थर का प्रयोग बंद हो गया, अब सिर्फ लोहे का ही प्रयोग। ये सब भी हो रहा है, एक नई धातु आया इसलिए उसको हम लोग लौह युग। तो जब भी कोई नई धातु जैसे प्लेटिनम का इस्तेमाल होने लगेगा तो आप बोलेगा प्लेटिनम युग आ गया। सिलिकॉन चिप्स का इस्तेमाल होने लगा तो आप बोलते हैं ना सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन युग। अभी किस युग में रह रहे हैं? तो सिलिकॉन युग में रह रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर के सारे जो माइक्रो प्रोसेसर है वो सिलिकॉन के बने, तो बिना उसके जो है आपका काम नहीं चल सकता। तो कोई भी नई धातु आता है, नया सब्सटेंस आता है, तो उस युग का नामकरण उस धातु के नाम पर कर दिया जाता है। इसका अर्थ ये नहीं हो कि पूर्व में प्रयोग होने वाले धातु का अस्तित्व समाप्त हो गया। आज इतने विकसित युग में रहते हुए भी क्या पत्थरों के सामान का प्रयोग आप नहीं करते हैं? अभी भी गांव देहात में तौलने के लिए बटखरा पत्थरी का होता है। 1 किलो वाला सरकारी बटखरा से पत्थर तोड़ के उसको रख लेगा, वो और थोड़ा और घिस देगा। मसाला पीसना, यह मसाला पीसने का आप मिक्सी करते रहिए। गांव देहात में आज भी जो है वो साहब सिलौट पर ही लोग अपना मसाला पीसते हैं, या बहुत सारे जगह आटा भी जो है वो जाता से पीसा जाता है, और वो आटा अगर आप खाइएगा तो बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा। ठीक है, और दूसरा ये है कि इससे विकास क्या हुआ। तो ये जो 3 चरण इसके पहले हम बताए थे जो रोड से हट गए, वो पूर्व हड़प्पा सभ्यता, विकसित हड़प्पा सभ्यता और उत्तर हड़प्पा सभ्यता। इसमें पूर्व हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक प्रयुक्त धातु तांबा, इसको नोट रखिए। विकसित हड़प्पा सभ्यता में अधिक प्रयुक्त धातु तांबा, साथ साथ कांसा भी, साथ साथ कांसा भी। और उत्तर हड़प्पा सभ्यता में कांसा गोल हो गया, सिर्फ तांबा रहा। तो तांबा हड़प्पा के तीनों स्तरों पर सर्वाधिक धातु के रूप में प्रयुक्त हुआ। आप बात समझ में आई? आगे बढ़े। अब देखिए एक और छूट रहा था, अच्छा हुआ याद पड़ गया।
नगरीकरण। क्या? नगरीकरण। या इसको कहिए नगरीकृत। यानी अर्बनाइज्ड। ये शब्द कितना युक्ति युक्त, कितना युक्ति युक्त। युक्ति युक्त का अर्थ एप्रोप्रिएट, मतलब कितना सही है। युक्ति युक्त मतलब कितना सही है। मतलब हड़प्पा सभ्यता को क्या नगरीकृत सभ्यता कह सकते हैं हम? हैं? बोलिए ना। इतिहासकार मानते हैं तो आपको कुछ अपनी बात जोड़ने से रोक थोड़ी रहा है। अभी तो क्या माथा लगाइए। अगर बोल दीजिएगा नगरीकृत तो फिर हम आगे बात बढ़ाएंगे, अगर नहीं बोलेगा तो फिर दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। हैं? ठीक है नगरीकृत। तब आगे आइए आप। बोल के फंस कैसे? ये हड़प्पा है ना। आगे अभी हमने कहा कि हड़प्पा सभ्यता में कुल जो खोजे गए स्थल, कुल खोजे गए स्थल, हम खोजे गए स्थल की बात, वहां उत्खनन हो ही गया हो ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। कुल खोजे, इसमें भी विवाद है। ठीक है, विवाद क्या है? कोई 1500 बोलता है कि खोजा गया है, कोई बोलता है 2000 बोलता है, किसी पुस्तक में 1000। ठीक है, लेकिन इसमें से इतना निर्धारित है कि ये जो भी डेटा हुई है इसमें से कहता है कि 350 ये हड़प्पा कालीन, 350 स्थल जो है वो हड़प्पा है, हड़प्पा कालीन, विकसित हड़प्पा। और शेष जो है ना, बस बका आप चाहे अब 1500 मानिए तो कितना हो जाएगा शेष में? 1150 है। और अगर 2000 मानिए तो कितना हो जाएगा? 1650। तो शेष जो है वो या तो पूर्व या उत्तर हड़प्पा है। ठीक है, अब ये 350 है। इन 350 में से साहब सिर्फ 6 को ही नगर कहा जाता है। सिर्फ 6 को ही नगर कहा जाता है। और नगर कौन है साहब? तो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, बनावली, लोथल और चरखुदाड़ो। यद्यपि के कुछ इतिहासकार धौलावीरा और अल्लाहदीनो, हालांकि छोटा है ये, एक और हरियाणा में बहुत अच्छा सब खोजा गया है, राखीगढ़, ये सब भी मतलब श्रेणी में आते एक आध दो और आप बढ़ा सकते हैं। 350 संख्या में, आइए आपसे बात करते हैं, 350 संख्या में जहां सिर्फ 6 शहर मिला, उस शहर को नगरीकृत कर देंगे, ये कहां का लॉजिक है? अगर ऐसा बात है, अगर ऐसा बात है कि 350 में 6 शहर
के रहने पर नागरिकृत हो सकता है, तो फिर नेपाल को भी आप नागरिकृत देश बोलिए, फिर भूटान को भी नागरिकृत देश बोलिए। ठीक है, जस्ट प्लीज वेट। ब्रिटिश पीरियड में भारत में बहुत सारे शहर थे, लेकिन फिर भी हम भारत को नागरिकृत देश नहीं बोलते। आज भी अफ्रीका के अधिकांश देश को, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया और लीबिया और मिस्र को छोड़ करके बाकी अन्य देशों को हम नागरिकृत नहीं बोलते। उन देशों में 6 से तो ज़्यादा नगर। तो कोई कंट्री नागरिकृत कहलाए, इसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम उसका 33% जनसंख्या नागरिकृत हो। इंटरनेशनल मापदंड है। तो अब आप 350 में 6 कितना परसेंट हुआ? क्या हड़प्पा सभ्यता को नागरिकृत कर रहे हैं दानिश भाई? अच्छा, कोई भी रहे। उस जमाने के स्टैंडर्ड के हिसाब से लिया जाएगा ना। अच्छा ठीक है, चलिए, उस जमाने में कौन सा स्टैंडर्ड था, कौन सा प्रमाण आप दे रहे हैं? इजिप्शियन दे रहे थे, चाहे बाकी जो अगर चाइनीज रहते हैं उस सामने की सिविलाइजेशन, तो उनसे कंपेयर किया जाता है। अभी के जमाने में कैसे कंपेयर किया जाता है? आपका कहने का मतलब है कि जो मेसोपोटामिया था वो उसमें कोई गांव नहीं था, सिर्फ कंपैरिजन बोल रहे हैं। और मैंने वहाँ भी जो है मैंने ऐसा ही था, खाली गाँव ही गाँव। नहीं सर, जैसे आप हुए ना, जैसे अभी के ज़माने में नाइजीरिया, आपको मैं बता दूं, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की हुआंगो सभ्यता, इन तीनों सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता हर एतबार से श्रेष्ठ है। एक दो एतबार से नहीं, क्षेत्रफल के हिसाब से, स्थापत्य के हिसाब से, व्यापार के हिसाब से, सारे हिसाब से। तो इसीलिए वो नागरिकृत था, इसीलिए आप उसको नागरिकृत कहेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे। स्टैंडर्ड उस जमाने के साथ देखिए, अगर जानते हो तो बोलिए, नहीं तो हमको बोल रहे। एग्जैक्ट जवाब है तो हम तो फंसा दिया ना आपको। तो आपको एग्जैक्ट तो बोलिए, नहीं तो दाएं बाएं से बोलने से लाभ नहीं, हमारे समय लाभ नहीं चलता। भाई, वैदिक सभ्यता में भी 6 नगर आपको हम बता देंगे। उत्तर वैदिक सभ्यता में हस्तिनापुर, अतरंजाखेड़ी, बटेसर और नाम भूल रहे हैं, मुझे पढ़ाने आने में याद हो जाएगा। तो उसमें भी तो 4-5 मतलब के शहर थे, तो फिर वैदिक को ग्रामीण क्यों बोलते हैं? कितनी खूबसूरत बात। अगर आप 6 नगर आप जो देख रहे हैं, भारत आप जाने का 600 वर्ग किलोमीटर में, अगर एक 6 नगर मिलाया जाए तो इसका वर्ग किलोमीटर सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ताली बजाइए। हड़प्पा सभ्यता का 5000 वर्ग किलोमीटर, मोहनजोदाड़ो का 5000 वर्ग किलोमीटर, इससे बड़ा कोई नगर नहीं। तो जोड़ लीजिए 100 का। ये बलवा ऐसी नहीं पका है सर। किताब निकाल के देखिए ना भाई, हम थोड़ी बोल रहे हैं। नेट का जमाना, गूगल पर टाइप कीजिए, गूगल बाबा बोलो हड़प्पा का क्षेत्रफल कितना था, कौन बोल देगा वो। ये सब आप टीचर बच थोड़ी सकता है, गलत बात बोल। यहाँ का जितने भी ये जगह थे, वहाँ का व्यापारिक दृष्टिकोण से ये उन्नत होगा, इस वजह से। चलिए, आप बहुत तंग कर लिया आपको रास्ते पे। ये जो थाना की नागरिकृत था, ये किस व्यक्ति ने सबसे पहले कहा? ठीक है, तो इसको नागरिकृत करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था नाम हम भूल रहे सर, टिकट था, स्टोर टिकट था ना, स्टोर टिकट, सरकारिया और फिर अच्छा, नाम छोड़िए जो स्टोरी।
पुरातत्व। उसने बीच में आ जाएगा तो नाम ले लेंगे। उसने 10 आधार बनाए कि किसी के नगरीकृत होने का। कोई सभ्यता नगरीकृत है, इसके लिए 10 आधार बताए कि ये 10 सर्कमस्टांसेस अगर वहां अवेलेबल हो तो उसको अर्बेनाइज्ड सिविलाइजेशंस बोला जा सकता है। अर्बेनाइज्ड सिविलाइजेशंस, बहुत सारी बातें उसमें, कुछ बातें हम बताना चाहते हैं। उसमें कहा कि अर्बनाइजेशन डिपेंड होना चाहिए कृषि उत्पाद, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर, और वो कैसा प्रोडक्ट कि सरप्लस प्रोडक्ट, अधिशेष। तो अधिशेष का उत्पादन अगर होता है और उसके बाद वो उत्पादन बिकता है और नगर बनते हैं तो वो नगरीकृत सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता में सरप्लस प्रोडक्शन था। दूसरा उसने आधार बनाया कि अनुपात जो होना चाहिए नगर और देहात का, वो इस अनुपात में होना चाहिए कि एक नगर के लिए, नगर बनने हेतु जितना उत्पादन चाहिए अधिशेष, उस अनुपात में देहात। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो इतने बड़े बड़े नगर थे, वहां से इतना बड़ा ट्रेड होता था कि उस अनुपात में ज्यादा गांव बसाए गए। अगर वो ज्यादा गांव नहीं बसते तो फिर हड़प्पा जो है नगर नहीं होता। तीसरी बात कि नगर में जो नागरिक सुविधाएं पाई जा रही हैं, नागरिक सुविधाओं का मतलब क्या हुआ कि रोड का इस्तेमाल किया जा रहा है, नाली का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक रूप माप और बाट का इस्तेमाल किया जा रहा है, उपभोग की बहुत सारी एक रूप सामग्री, जैसे लिपस्टिक है तो लिपस्टिक सब जगह इस्तेमाल किया जा रहा है, शैम्पू है तो शैम्पू सब जगह इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐनक है तांबे का, ये शीशा वाला ऐनक नहीं होता, तो तांबे का ऐनक सब जगह प्रयुक्त किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो प्रोडक्ट थी वो सब सिर्फ शहरों में नहीं इस्तेमाल होती, गांव में भी इस्तेमाल, यानी गांव में भी सड़कें थी, गांव में भी घरों की नालियां थी जो मेन होल में आके मिलती थी, गांव में लोग भी उस्तूरे और लिपस्टिक और एयरिंग का प्रयोग करते थे, गांव में भी लोग यातायात के साधनों का प्रयोग करते थे। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर नगर की सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में भी सारी की सारी प्रयोग की जाती हैं तो ऐसे स्थिति में वो सबको नगरीकृत कहा जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए पंजाब के इलाके को ले लीजिए, तो क्या पंजाब में गांव नहीं है? पंजाब में भी गांव है, लेकिन पंजाब के गांव के जितने लोग हैं वो उन सभी सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं जो पंजाब का शहरी क्षेत्र उपभोग कर रहा है। जैसे शहरी क्षेत्र 5G टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, तो पंजाब के गांव में भी 5G टेक्नोलॉजी है। शहर में एसी चल रहा है तो गांव में भी एसी चल रहा है। फर्क यह है कि शहर उद्योग प्रधान है, कार्यालय प्रधान है, और गांव जो है कृषि प्रधान। लेकिन उसका कृषि उत्पाद सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए नहीं है, उसका कृषि उत्पाद कमर्शलाइज्ड है, वाणिज्यिक। यानी अगर 1 किलो पैदा करता है तो 1 किलो में वो 50 ग्राम ही अपने उपभोग के लिए रखता है, बाकी 95% बिक्री करके वो धन कमाता है, इतना उत्पादन हो। तो यदि इस तरह का सर्कमस्टांसेस हो तो आप उसको नगरीकृत कहेंगे। बात समझ में? तो ये जो विचार है वो जिस पुरातत्वविद्ता ने दिया है तो उसी के कारण हम हड़प्पा सभ्यता को नगरीकृत सभ्यता कहते हैं। क्लियर? उपेंद्र सिंह में ये पूरा है, जिनका हिस्ट्री है वो जरूर पढ़ेंगे इसको, क्योंकि ये आने वाले समय में चाहे UPSC हो या UPSC हो उसमें यही सवाल पूछा जाएगा, जो अभी तक नहीं पूछा है। तो इसलिए हमने आपको बताया, और कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप साहब संतुष्ट हैं?
आप देखिए ये हो गया। तो ये सारे पर से प्रश्न पूछे जाएंगे आपको कहीं पर, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा से जो प्रश्न सर्वाधिक पूछे जाते हैं, जिसमें आप फंसते हैं, वो शुरू कर रहे हैं आप। और शुरू आप क्यों कर रहे हैं कि कौन सा स्थल कब खोजा गया, किसने खोजा, क्या मिला। अगर हड़प्पा सिविलाइजेशन से अधिकांश क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो इसी से, तो बहुत दिमाग खट्टा करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आराम से हमारे अनुरूप जो महत्वपूर्ण है, जो बार बार प्रश्न पूछा जाता है और आपसे भी इन्हीं में से पूछा जाए, वो हम आपको बता देते हैं। जितने 12-13 स्थल के बारे में उसका उत्खनन करता, उसका कब उत्खनन किया गया और क्या उसमें मिला, ताकि इस सेक्शन से जो भी प्रश्न आपके पास आए आप उसमें फेल ना। ठीक है, तो अब बारी बारी से वो सेक्शन जो है उठाते हैं। सर उस अर्बनाइजेशन वाले डेफिनेशन देने वाले का नाम किंग्सले डेविस था क्या? ना, ये गोल्डन चाइल्ड है सर, हाँ? ये गोल्डन चाइल्ड है। गार्डन चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड, समझ गए? तो बारी बारी से देखते जाइए, बीच में हम समझाएंगे भी। पहला जो लेते हैं हम, वो है हड़प्पा। देखिए, इसका जहां तक प्रश्न है, तो इसका जो खोज हुआ वो 1921 में ईस्वी। इसके जो खोजकर्ता थे वो दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। ये जो अवस्थित था, यानी कहाँ स्थित था, तो अवस्थित था ये मांटगोमरी। मांटगोमरी उस समय बोलते थे इसको, अभी मांटगोमरी नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं शाहीबाग। क्या बोलते हैं? शाहीबाग। और ये रावी नदी के बाएं तट पर था। रावी नदी के, ये सब ऑब्जेक्टिव है और सब आपको याद करना है। रावी नदी के बाएं तट, ठीक है। इसमें जो चीजें मिली हैं वो एक श्रमिक आवास मिला, और श्रमिक आवास जो मिला है तो उसकी संख्या कुल 15 है। कैसे? श्रमिक आवास पुलिस मतलब लेबर हाउस, श्रमिक आवास का मतलब लेबर हाउस, जहां लेबर लोग रहता है, उनकी संख्या 15 है, जिसमें से 2 दिशा है इसका, एक उत्तर की तरफ है और एक दक्षिण की तरफ है। एक रो में है, जो उत्तरी रो है उसमें जो है वो 7 है, और जो दक्षिणी रो है उसमें प्रत्येक का इसका जो माप है श्रमिक आवास है वो 17 गुने 7.5 मीटर, 17 गुने 7.5 मीटर के माप में ये श्रमिक आवास बना। ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न इस पर से आते हैं। दूसरा बात है कि यहाँ धान कोठार भी मिला है। क्या मिला है? धान कोठार। धान कोठार का इंग्लिश होगा ग्रेनरी। ग्रेनरी को लोग समझते हैं, जैसे अनाज भंडार, गुड, अन्न भंडार। विशेष उत्पादन होता था तो लाके रखा जाएगा,
जैसे FCI का गोडाउन वगैरह होता है ना, तो गोडाउन को ही धान कोठार, ये ग्रेनरी हम यहाँ लिख रहे हैं, ये 12 की संख्या में मिले। इनका संख्या कितना है? 12। और ये भी 2 कतारों में, 6-6, ये 6 एक तरफ और 6 एक तरफ। और इसमें से जो प्रत्येक हैं उनका माप अगर देखा जाए तो 15.23 मीटर से लेकर के 15.23 मीटर लंबा और 6.09 मीटर जो है वो चौड़ा है धान कोठार। तो धान कोठार 2 जगह मिला है, और भी जगहों पे, लेकिन चर्चा 2 जगह की होती है, हड़प्पा में भी और मोहनजोदाड़ो में। तो बड़ा मोहनजोदाड़ो वाला वहाँ एक ही है। वो कैसे, जब मोहनजोदाड़ो आएंगे तब बताएंगे। उसके बाद साहब जो महत्वपूर्ण विशेषता या है उसमें एक है कि एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र है। यही सब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा। एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र। इसी प्रकार से शंख का बैल यहाँ मिला। शंख माने समझते हैं ना, शंख सीपी जो निकलता है इससे समुद्र से, तो शंख का ही बैल बनाया गया है। उसके बाद पीतल का इक्का मिला है। कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से। इक्का माने समझते हैं ना? नहीं समझते हैं? इक्का मतलब जैसे टमटम देखे हैं ना, तो टमटम का ही एक सुधरा हुआ रूप इक्का होता है जो घोड़ा खींचता है। ठीक है? हाँ, घोड़ा, एक घोड़ा आगे लगा रहता है, पीछे में आदमी ऐसे खड़ा होकर के चलाता है। ये देखे हैं? उसके बाद 57 समाधान मिले। सर्वाधिक समाधान का प्रमाण यही मिला है, और इसकी विशेषता यही समाधान का कि जो सर है वो उत्तर दिशा में है। तो ये सब महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हड़प्पा में मिली हैं, और आपसे अपेक्षा की जाएगी कि आप इसको जानें। उसके बाद दूसरा है मोहनजोदाड़ो। तो इसका जहां तक प्रश्न है तो इसकी खोज 1922 में हुई थी। अब देखिए, आप लोग क्वेश्चन एराइज कर रहे हैं तो जगह पर आ रहा है ना, वो भी अपनी जगह पर सही है, भी सही है। इसका अर्थ समझ गए? उद्घोषणा जब होगी तभी हम उसको मानेंगे। तो अब सवाल किस ढंग से वो क्वेश्चन में राइज कर रहा है, ये महत्वपूर्ण है। वो आप देखिएगा, जब टेस्ट दीजिएगा तो आप आज टेस्ट दिए, वो कल है। इसके जो खोजकर्ता थे वो कौन थे साहब? तो राखल दास बनर्जी। इसकी अवस्थिति कहाँ है, यानी कहाँ सिचुएटेड है? ये अवस्थिति का मतलब कहाँ सिचुएटेड है? तो ये लरकाना जिला है, सिंध के लरकाना जिला में, और ये सिंधु नदी के दाहिने तट पर, सिंधु नदी के दाहिने तट। ये दाहिने बाहिने याद रखिएगा, क्वेश्चन आया है, हम ये भी नहीं लिख रहे हैं, तो उसको आप लोग अभी से ही याद करते हुए चलिए। यहाँ कुंभकारों के 6 भट्टों के अवशेष मिले। कुंभकार माने समझते ना, कुम्हार, 6 कुम्हार के भट्टे मिले, यानी जिसमें वो सामान पकाता है,
सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सूती कपड़ा का अवशेष यही मिला। सूती कपड़ा में हर प्रकार का क्या कि मतलब सूती कपड़ा भी, ऊनी कपड़ा भी, कढ़ा हुआ कपड़ा भी, बुना हुआ कपड़ा भी, ये कपड़े के भी विभिन्न रूप थे। तकली के भी अवशेष मिले हैं, तो और जगहों पे मिले हैं, लेकिन सबसे एक यूनिट के रूप में, इकाई के रूप में जो मिला है वो मोहनजोदाड़ो में मिला है, इसीलिए उसको माना जाता है। उसके बाद हाथी का कपाल मिला है। कपाल समझते हैं क्या? सर, खोपड़ी। हाँ, सर में चमड़ा को सब लगा रहा है और खोपड़ी में खाली हड्डी, इसीलिए इन्होंने ठीक कहा। कपाल मिला है। उसके बाद निर्तरत कांस मूर्ति मिली, माने डांसिंग गर्ल। निर्तरत कांस मूर्ति मिली। अब देखिएगा आप तो ताजुब कीजिएगा कि उस जमाने में इतना आकर्षक कांस मूर्ति कैसे बनी। तो उस समय जो मूर्तियां बनाने की तकनीक थी, उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। उसको बोलते थे मधुष्ठिक विधि। क्या बोलते थे? मधुष्ठिक। इंग्लिश ही बोल रहे, घबराइएगा नहीं। इसको बोलते हैं लॉस्ट वैक्स। इसके तहत मूर्तियां बनाई जाती थी, मधुष्ठित विधि के तहत, लॉस्ट वैक्स मेथड। आप जानते हैं कि लॉस्ट वैक्स मेथड या मधुष्ठित विधि क्या है? नहीं। तो इसके माध्यम से अभी बता देते हैं, क्योंकि बाद में भूल जाएंगे आप लोग, को याद रहेगा नहीं, तो टेक्निकली चीज थोड़ा जानिए इसको। तो इसमें दो तरीके से मूर्तियां बनाई जाती थी। मैं धातु, पत्थर वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ। धातु की मूर्तियां अगर बनती थी तो मधुष्ठित विधि से बनती थी, लॉस्ट वैक्स मेथड के तहत। कैसे बनती थी? तो दो तरीके से। एक, मूर्तियां पूरा अंदर में सॉलिड रहती थी, यानी भरा हुआ, और दूसरा मूर्तियां अंदर में खोखली रहती थी। तो दोनों में लॉस्ट वैक्स मेथड इस्तेमाल किया जाता है। अब कैसे किया जाता है कि पहले हम खोखली वाला का बताते हैं। तो जैसे खोखली मूर्ति बनाना है हमको लॉस्ट वैक्स से मधुष्ठित, तो सबसे पहले हम मिट्टी का, उस मूर्ति का एक आइकन बनाए, एक प्रतिमा बनाए। मूर्ति मिट्टी का बना दिए, बात समझ में आ रही है? उसके बाद उसके ऊपर मोम, वैक्स माने मोम होता है, तो मोम का उसी तरीके का लेप करेंगे कि अब वो मिट्टी का नहीं मूर्ति रहे, मोम का हो। नहीं समझ रहा था? हाँ हाँ। तो मोम का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? मोमबत्ती ना, यही पर फंस गया। शहद देखा है आपको? लगता है गांव देहात में, हमने तो आपके गांव में शहद निकलता हो। नहीं, आप इसलिए आप बुरा मत मानिएगा, इसलिए कि जो गांव देहात में पहले हमारे आगे था, तो लोग मकान बनाते थे ना मिट्टी का, तो उसमें घड़ा रख लेते। तो घड़ा वाला का जो मुंह था वो मकान के अंदर में रहता था, और पीछे में इतना छेद कर दिया था, छोटा जैसा। काहे के लिए भाई? और फिर बंद कर दिया गया घर के अंदर जो बड़ा घड़े का जो सुराख था उसको, और क्या किया गया? छोड़ दिया गया। अब अंधेरिया जब होता है ना, तो मधुमक्खी जो है अंधेरा जगह खोजती है रहने के लिए। वो जो फूल से अपना चूसती है, तो उसको अगर मिल गया तो आपके घड़ा में आकर करके अपना छत्ता लगाना शुरू कर दो। अगर उसको घड़ा मिला नहीं तो फिर पेड़ के या पहाड़ के ऊपर अपना छत्ता लगाती है। काहे के लिए? कि इमरजेंसी की पीरियड में वो शहद को, वो मरकंड उसको बोला जाता है, जो छत्ता में रहता है शहद, उसको क्या बोलते हैं? मरकंड। हाँ, मरकंड उसको खा करके जिंदा रहे।
तो इस तरीके से शहद हो जाता है। तो जब अंधेरिया रात होता है तो सब बाहर निकल जाता है। कौन? मधुमक्खी लोग। और ये जो है रानी मक्खी जो है वो ये करता है, शहद देता है। राजा मक्खी नहीं, वो एकदम आलसी होता है, कोई घर का काम नहीं करता। ये सब सवाल है। तो शहद आपको मिल जाता है, ये बात समझ में आई। तो शहद निकाल लेंगे, हमको आपके सवाल का जवाब देने के लिए इतना लंबा चौड़ा करना, तो उसको कपड़ा में डाल करके उसको निचोड़ा जाता है। अब उसके बाद जो है वो शहद सब गिर गया, जो बचता है ना सर वही मोम। जो दुआ ताबीज़ करवाती हैं अम्मा ये सब, तो वो उसको बचा के रखती है, काहे के लिए? ताबीज़ करने के लिए। और बता दें तो ये जो मोम का रूप है ये तो खैर नहीं था, बहुत सीढ़ी सब बोलते हैं, लेकिन मोम का जो रूप था वो मैंने आपको बताया। आप संतुष्ट हो गए? और वो वही ओरिजिनल मोम है, ये तो डुप्लीकेट है। उस मोम को अगर दिया में डाल करके बाहर में ये निकाल दीजिए तो मोम खत्म नहीं हुआ, तो खत्म हो जाता है, उड़ जाता है, वो आपको बहुत दिन चलेगा। तो उससे उसी रूप में मूर्तियां बना दी जाती हैं। किस रूप? जिस रूप में उसके नीचे में मिट्टी की बनी हुई। क्लियर? अब उसके बाद फिर उस पर एक लेप चढ़ा दिया जाता था मिट्टी का, और बीच में ऊपर में सुराख छोड़ दिया, और जिस धातु का बनाना है उस धातु को गर्म किया गया और फिर जो है उसमें डाल दिया। तो जब डाला गया तो क्या होगा कि मोम गर्म से क्या होगा सर? पिघल जाएगा, तो नीचे से मोम सब गिर जाएगा, और चूंकि दोनों साइड में मिट्टी है इसलिए वो धातु क्या हो जाएगा? जम जाएगा। जब थोड़ा देर छोड़ दिया जाएगा या ठंडा हो गया तो ऊपर वाला मिट्टी को ऐसे ढक मारेंगे तो गिर जाएगा। अब एक धातु की मूर्ति सामने नजर आएगी, लेकिन उसके पेट में भी भरा हुआ है क्या मिट्टी? क्योंकि पतला सिच्चा वगैरह से लेकर के उसको छेद है ही है, उसको करके उसको निकाल देंगे, तो इस ढंग से मूर्ति बन गई। अब चूंकि उसकी आकृति दिया है वैक्स मोम में, तो उसमें तो जितना चिकनाहट थी वो सब चिकनाहट कहाँ आ गई? उस धातु में आ गया। अब बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस ढंग से मूर्ति जो है साहब बन गई। ये जो खोखली मूर्ति। अब सॉलिड मूर्ति बनाना होगा तो कैसे? तो सॉलिड मूर्ति बनाने के लिए जो बीच वाला भाग होगा, कौन वाला भाग? बीच वाला भाग, वही मोम का बनाएंगे। यानी मूर्ति ही जो है वो मोम का बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब मोम को जिस तरह से, जैसे खड़ा नाक बनाना बना दीजिए, पचका हुआ नाक बनाना वो बना दीजिए, ठीक है, गाल खुला हुआ बनाना हो बना दीजिए, पचका हुआ बनाना हो बना दीजिए, कान छोटा बनाना हो बना दीजिए, बड़ा बनाना हो बना दीजिए, जो आप बना दीजिए। अब उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी का लेप चढ़ा दीजिए, तो हूबहू उसी ढंग का मिट्टी का लेप चढ़ जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली। उसको और थोड़ा मिट्टी को मोटा कर दीजिए। अब मिट्टी हो गया, सूख गया वो। उसके बाद आप उसके बीच में पिघला हुआ धातु जो है डालें, तो क्या होगा? मोम सब पिघल जाएगा। तो वो जो मूर्ति बनेगी वो सॉलिड बनेगी। तो इस तरीके से दो तकनीकों के माध्यम से, वैसे लॉस्ट वैक्स मेथड के माध्यम से दो तरीके के खोखली मूर्तियाँ, एक सॉलिड मूर्तियाँ बनाई जाती थी। ये जो नृत्य कांसे की मूर्ति है ये बहुत ही अद्वितीय है, बहुत ही आकर्षक और कला का एक बहुत ही सुंदर नमूना। इसके बाद साहब यही एक जगह है राणा भुंडई। क्या? राणा भुंडई। यहां से जो है घोड़े का दांत मिला, घोड़े का दांत, ठीक है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 42 कंकाल मिले, और ये सभी के सभी कंकाल
अस्त व्यस्त हैं। एक हो कि नहीं मर गए हो, दफनाया गया हो और उसके बाद कब्र में मिले हो, तो ऐसी बात नहीं है। कोई सीढ़ी पर फेंका हुआ है, कोई रोड पर फेंका हुआ है, किसी पर चोट के निशान है, इस तरीके से। तो इन्हीं जो 42 कंकाल जो मिले हैं मोहनजोदाड़ो में, इसी ग्राउंड पर मार्टिन व्हीलर ने कहा है कि आर्यों ने आक्रमण कर दिया। हालांकि अब वर्तमान की इतिहासकार ने इसका खंडन कर दिया है कि नहीं, हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है आर्य आक्रमण के कारण। ठीक है, अब देखिए बाद में देख लीजिएगा, हम चले जाएंगे, है ना, इसलिए समय कम है। तीसरा जो है चंद खुदड़ो या चंद खुदाड़ो। देखिए इसलिए मैंने बताया कि अलग से हमको पढ़ाना, और अगर हम नहीं भी पढ़ाएंगे आपको विशाल स्नानागार या डॉकयार्ड, तो जो पढ़ाएंगे उसको आप जानती हैं, या आपके बुक में है उसको। ये पहला क्लास हड़प्पा का और लास्ट क्लास है, फिर जो बचेगा वो अपने से पढ़ लीजिएगा जो बात है उसमें। और इसमें कोई हम बेईमानी नहीं कर रहे हैं। जो यूनिक चीज़ था, जो बहुत मार्वेलस था, वो सब का सब हम 2 घंटे में आपको बता दें। क्योंकि हमको ये क्लास ख़त्म करके आपको दूसरा सब्जेक्ट से शुरू करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि नहीं लगेंगे तो नहीं होगा। तो इसको इस ढंग से एंशियन को ख़त्म किया जाए कि प्रीलिमिनरी टेस्ट में जो आपको क्वेश्चंस आता हो वो सब का सब पकड़ा जाए। हमारा उद्देश्य है कोशिश करें कि हर दिन जो है, जो हमको सप्ताह में एक दिन मिलता है, तो उसमें एक चैप्टर हम आपको अच्छे ढंग से समझाते हुए चले, और उस पर टेस्ट भी ले लें हम। तो उसका बेनिफिट ये होगा कि आप प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से सारी तैयारियां आपकी हो जाएंगी। फिर जो लोग मुख्य परीक्षा में हिस्ट्री रखेंगे तो उनके लिए अलग से बात होगी। कभी मुख्य परीक्षा का क्लास नहीं चलता, तो इसी वजह से आप कौन चीज़, तो भाई 11.88 मीटर लंबा था, 7.01 मीटर चौड़ा था, 2.43 मीटर गहरा था, तो आप जानते ही। या बृहत स्नानागार मोहनजोदाड़ो में थे, हम समझते कि कोई लड़का कंफ्यूज नहीं कर जाए। डॉकयार्ड लोथल में था, अगर सवाल आ गया तो कोई ऐसा नहीं हो कि बोले है कि नहीं हड़प्पा में था डॉकयार्ड, बोलेगा। लेकिन जो बोर्ड पर हम आपको जो चीज़ लेके चल रहे हैं उस पर महसूस कीजिए कि ये आप नहीं जानते। तो बेहतर क्या है, यही ना कि जो आप नहीं जानते थे उसको एलोबरेट किया जाए। बाकी आपके पास ही पुस्तकें हैं, यहाँ इंस्टीट्यूट में ही पुस्तकें हैं, हम टेस्ट लेंगे वो भी एक प्रकार का आपके पास पुस्तक ही चला जाएगा। तो मिला जुला के सारी चीज़ें कंप्लीट करें, वेस्टेज ऑफ टाइम हम नहीं करना चाहते। तीसरा है चंद खुदाड़ो या चंद खुदड़ो। चंद खुदड़ो की दिक्कत है। इसमें जो खोज हुई वो 1931 में। करने वाले कौन थे, तो गोपाल मजूमदार। गोपाल ये मोहनजोदाड़ो के पास में, इसीलिए जो स्थिति उसकी है कि सिंधु नदी पर है, तो ये भी सिंधु नदी पर है, 31। ठीक है, इसमें एक यूनिक बात यह है कि जितने पुरातत्ववेत्ता थे हड़प्पा सभ्यता में खुदाई में, उनमें गोपाल मजूमदार के बारे में एक चीज जुड़ी हुई है कि इनकी खुदाई के दौरान मृत्यु हो गई, ये मर गए, कोई चीज गिर गई इनके ऊपर जिससे एक्सीडेंटल डेथ हो गया। ये प्रश्न आता है कि कौन से ऐसे पुरातत्ववेत्ता हैं कि जो उत्खनन के दौरान मारे गए, तो यही गोपाल मजूमदार। अब देखिए आप पूछे कि सर ये आपको कहाँ से समझ गया, तो हम यूं ही बात नहीं करते हैं, थोड़ा सा बता दें इसके बारे में कि हमने आर्कियोलॉजी का भी क्लास मैंने डिग्री ली, वो ऑनलाइन डिग्री हो रही थी। तो उसमें जो सब दीक्षित वगैरह जो हैं, जो राम जन्मभूमि का उत्खनन कराए थे, फिर जो 16-17 आर्कियोलॉजिस्ट थे, तो उनका क्लास 1 महीना हम किया।
और सभी से मिले, सभी से प्रश्न किया, सभी से काउंटर क्वेश्चन किया और तब हमको डिग्री मिली। तो इसलिए ये सभी चीज़ों पर ज़्यादा जानकारी है, तो उसी में जानकारी मिलेगी। ये जो है मौजूदार जो है इनका ड्यूरिंग एक्सकेवेशंस जो है वो इनकी मिलती है। तो आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए साहब, ये जिस चीज़ के लिए जाना जाता था वो मन के एवं गुड़िया बनाने का कारखाना, बनाने का कारखाना। अब आप ये बताइए कि गुड़िया तो आप समझ गए होंगे, मन के समझे कि नहीं? आपको तो सैल्यूट करने का मन कर रहा है। मन के आपके भैया बोलते हैं बटखरा। अच्छे अच्छे लोग हार जाते हैं। हार बनता था सर। आप एनसीईआरटी से बोलते, एनसीईआरटी का बुक पढ़िए, अगर आप नया वाला पढ़िएगा तो उसमें बाज़ाब्ते तौर पे ये फोटो दिए हुए हैं और बहुत रंग बिरंगा जो है वो उसकी मोतियाँ होती थी। और सबसे बड़ी बात बताएं कि वो मोतियाँ जो थी वो नेचुरल नहीं थी, वो आर्टिफिशियल थी। और उससे भी बात बनाए कि बनती कैसे थी। तो भाई साहब ने जो गोंद का नाम लिया, उसका भूमिका यहीं पर आता है कि पत्थरों को चूर दिया जाता है, चूर्ण बना दिया जाता है, और उसके बाद जो है वो उसको गोंद में मिला दिया जाता है। तो पत्थरों को अलग अलग कलर में, लाल, पीला, हरा, इस टाइप से पत्थर लिए जाते थे, उसके चूर्ण बना दिए गए और उसको गोंद में मिला करके उसको गोल आकार दे दी जाती थी, और जिस समय दी जाती थी उसी समय छेद कर दिया जाता। और तब जो है जब सूख जाता था वो, जब गोंद बहुत सख्त हो जाए, सूख जाए, तो फिर वो पत्थर बन जाता है। पता है कि नहीं आपको? तो वो पत्थर बन जाता था और उससे जो हार बनता था उसी हार को मन का बोलता। ये जितना बोला ना सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ, कोई बात अपने घर की तरफ से नहीं। इसलिए फियांस, ये कभी नाम सुने हैं? तो भी लिखा हुआ है। टेरिकोटा सुने हैं? क्या था ये? हाँ, मिट्टी का कोई चीज़ बना के अगर आग में पका दिया जाए तो उसको टेरिकोटा। ये सब गौर से पढ़िए, ऐसे नहीं पास कीजिएगा। हम तो अपने तरफ से जितना मेहनत कर, मेरा तो प्रयास ये है कि आप क्लास कीजिए, तो हम आपको इतना रूबरू करके इसलिए पढ़ाते हैं कि क्लासे में आपको याद करवाते हैं। हमको आप पर यकीन नहीं है। अगर हमसे पूछिएगा तो हमें आज के स्टूडेंट पर यकीन ही नहीं रहता, इसलिए अपना वे ऑफ टीचिंग हमने चेंज कर दिया। हम ये मान के चलते हैं कि हम इतना इस ढंग से पढ़ाएंगे कि 80% उसको वही याद हो जाएगा और 20% टेस्ट में हम याद करवाएंगे। और ये जो हमने पद्धति अपनाई, इससे हमको ज़्यादा सफलता मिली। उस दिन से सभी को नौकरी मिलना शुरू हो। लेकिन इसके बावजूद भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो बुक बोले उसको पढ़ा कीजिए। एनसीईआरटी पढ़े बिना आपको एनसीईआरटी आप नहीं पढ़ पाइए, ये मेरा चैलेंज है। हर कदम पे आपको टीचर की जरूरत पड़ेगी। एनसीईआरटी, आपके पास कोई टीचर नहीं है, प्रॉब्लम ये है। तो इसलिए उसको पढ़िए, जहाँ पर अव्वल तो बात है कि सर हमको समझ में आ गया, और मेरे आंख से देखिएगा तो हम बोलेंगे आपको समझ में नहीं आया। तो इस तरीके से कभी कभी क्लास के बाद डिस्पर्सल में कभी पहले आ जाए तो कुछ मटेरियल्स नोट करके रखा कीजिए पूछने के लिए एनसीईआरटी का। बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। खास तौर से जो क्वालिटी की बुक उसकी जरूरत है। तो मन के बनाने का कारखाना, उसके बाद प्राक हड़प्पा संस्कृति यहाँ मिली, यानी हड़प्पा से पहले वाली, एवं झूकर एवं झांगर संस्कृति। अब ये क्वेश्चन आ जाए तो प्राक हड़प्पा तो आप समझ गए कि हड़प्पा से पहले वाला,
ये झूकर एवं झांगर संस्कृति क्या है? तो ये हड़प्पा के बाद वाला है। अब बाद वाला तो आप बोलते हैं कि सर हड़पोत्तर बोल देते हैं इसमें, ये झूकर झांगर झुनझुनका क्यों लगा दिए इसमें? तो ऐसा इसलिए कि जनहुद्रों का जब पतन हो गया तो इसके लोग, इसके बगल में एक गांव था, उस गांव में जाके बस गए। वो गौवा का नाम है झूकर और झांगर। इसीलिए जनहुद्रों के बाद उत्तर जो हड़प्पा युग है वो झूकर और झांगर संस्कृति के नाम से जाना जाता है। और वहां भी बिट्स बन रहा था, कोई मामूली जगह नहीं था। ठीक है, उसके बाद कुत्ता द्वारा बिल्ली का पीछा किया जाना मिला है। अब यह क्वेश्चन आया भी है, कुत्ता द्वारा बिल्ली का पीछा करने का पद चिन्ह। पद चिन्ह समझते हैं? पैर के निशान। फोटो नहीं खींच के रख दिया गया, ऐसा ना समझ जाइए। अब सोचिए कि आर्कियोलॉजिस्ट कितना मेहनत करता है, कितना मुश्किल से उसको हटाया होगा कि पैर के निशान मिल गए। और उस पैर के निशान को कैसे मिट्टी समेत अलग करके उसको आपको दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय में रखे हुए हैं। ताजुब की बात तो ये प्रिजर्व कर। सबसे महत्वपूर्ण बात कि लिपस्टिक का साक्ष्य मिला। तो ये है, और भी बहुत सारे स्थल हैं जो मतलब के महत्वपूर्ण हैं, उसमें इसको आप रख लीजिए और अपने आपस में मोबाइल से खींच करके इसको अपने कॉपी में जो है वो नोट कर लीजिए। सबके पास मोबाइल है ना, मोबाइल से स्नैप कर लीजिएगा। स्नैप करके यही बात बोर्ड पर लिखते हैं। हाँ, एक कमी रह जाएगी कि साहब इसमें बहुत सारा चीज़ समझाने का था, तो ना भी समझाएंगे तो जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है वो काइंडली इसको अपने मोबाइल में फोटो खींच कर, कोई बेईमानी से नहीं करेगा, तब आराम से खिंचवा दीजिएगा आप सबको। और उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट बिल्कुल ईमानदारी के साथ। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, उसमें पढ़ेंगे वैदिक पीरियड। तब तक के लिए इजाज़त।